वेलकम बैक भाई लोग। आज डे 3 ख़त्म हो चुका है इंडिया बनाम श्रीलंका का। और श्रीलंका आई थिंक ऑलमोस्ट 400 के आसपास तक पहुंचने वाली थी, लेकिन भला हो प्रसिद्ध मेघराज कृष्णा जी का, जिन्होंने सही टाइम पे पार्टनरशिप को ब्रेक किया और इंडिया को गेम में वापस लेकर के आए, जिसका नतीजा हुआ कि श्रीलंका की टीम 284 पे ऑल आउट हो गई। ऑलमोस्ट श्रीलंका की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। अब शुरू से बात करते हैं। जब दिन का खेल शुरू हुआ तो मात्र 4 या 5 गेंदें ही इंडिया खेल पाई और उसके बाद ऑल आउट हो गई टीम इंडिया 462 के स्कोर पे। कल 460 पे 9 विकेट था, आज मात्र 2 रन जोड़ के टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, जिसका एक भारी एडवांटेज मिला। मैंने जैसा कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर टीम इंडिया जाकर के 8 गेंद 10 गेंद 12 गेंद 15 गेंद या 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर जितना भी हो सके अगर बल्लेबाजी करती है, तो उसका मेंटली जो प्रेशर पड़ेगा श्रीलंकन बल्लेबाजों के ऊपर, उसका पूरा का पूरा फायदा होगा इंडियन गेंदबाजों को, जो कि देखने को भी मिला। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इंग्लैंड में विराट कोहली की कप्तानी में क्या हुआ था, दे शुड फील लाइक हेल नेक्स्ट 60 ओवर। याद है, आप सभी को याद होगा वो चीज़। 60 ओवर में कैसे ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर गई थी, ठीक वैसा ही कुछ कहानी यहाँ पे रिपीट हुआ। बेसिकली होता क्या है कि टेस्ट क्रिकेट सारा है ना, आप कितना मेंटल प्रेशर लेते हो, दिमाग पे कितना अपने दबाव लेते हो, उसके ऊपर बेस्ड करता है। जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले सेशन में टीम इंडिया को 5 विकेट मिले। 99 रन के भीतर 5 विकेट इंडिया ने झटक लिए थे। और फिर वहाँ से एक लंबी पार्टनरशिप लगी 146 रनों की, डिकवेला और सोनल के बीच में लगी थी। और 215 पे जाकर के आई थिंक, हाँ 215 पे ही गिरा था ना, सॉरी 236 पे गिरा था छठा विकेट। समझ रहे हो, 99 से सीधा 236 पे जाकर के छठा विकेट गिरा। 99 पे एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम जो है वो हो सकता है कि 150 रनों के बीच में ऑल आउट हो जाए और 150 रनों के बाद उसको फॉलो ऑन खेलने को इंडिया दे दे। ऐसा भी था, बीच में ऐसा भी समय आया कि उनको फॉलो ऑन बचाने के लिए उनके हाथ में 2 विकेट थे और इंडिया 12 रन से आगे थी। 12 रन और भी बनाने थे उनको अपना फॉलो ऑन बचाने के लिए, लेकिन वो जैसे तैसे करके बचा गए। उनका जो प्रभात जयसूर्या जो 43 गेंदें खेल गए और एक तगड़ी पार्टनरशिप करी, ऑलमोस्ट कितने 31 रनों की करी। सोनल दिनुशा के साथ 31 रनों की पार्टनरशिप करी प्रभात जयसूर्या ने और फॉलो ऑन तो बचा ले गए। और इसी बीच अपना सोनल ने 100 भी पूरा करा। सोनल और निरोशन डिकवेला के बीच में एक लंबी पार्टनरशिप हुई। सेकंड सेशन में उन्होंने देखो टोटल 29 ओवर खेले, 116 रन बने, 4 के रन रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी और कोई भी विकेट नहीं गिरा। 72 रन डिकवेला ने बनाए और 62 रन सोनल ने बनाए। हाँ, क्योंकि पहली इनिंग में आई थिंक 8 रन सोनल ने बनाए थे और 14 रन डिकवेला बना करके पहले सेशन में लंच पे वो दोनों लंच करने के लिए गए थे। उसके बाद देखो क्या हुआ, लंच पे गए, आराम से फ्रेश हुआ, लंच किया, मस्त आराम से प्रेशर रिलीज करके आए और बढ़िया से खेले। सेकंड सेशन पूरा खेल गए, विकेट ही नहीं गिरने दिया भाई, क्योंकि हमारे तीनों के तीनों लेग स्पिनर हैं, मानव सुथार, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। तो उन तीनों को डोमिनेट करने में उनको मज़ा आ रहा था, आराम से वो खेल रहे थे। जैसे जिस तरीके का टेक्निक पहले दिन यूज़ किया था देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकन गेंदबाजों के खिलाफ, सेम वही टेक्निक श्रीलंकन गेंदबाजों ने इंडियन गेंदबाजों के खिलाफ वो टेक्निक यूज़ करी और काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी करी दोनों बल्लेबाजों ने इंडिया के खिलाफ, इंडियन गेंदबाजों के खिलाफ, क्योंकि इंडिया स्पिन से डोमिनेट कर रही थी। 5 विकेट अगर आप देखोगे शुरू के पहले सेशन में जो 5 विकेट गिरे थे उसमें से 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए थे और बाकी के 4 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। आपको बता दूं आज टोटल एक बार सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। निशान फर्नांडो 2 गेंदों में 0 रन, दूसरी गेंद पे आउट हो गए थे। दूसरी गेंद पे मोहम्मद सिराज के गेंद पे मारने के चक्कर में स्लिप में कैच थमा बैठे देवदत्त पडिक्कल को। उसके बाद लाहिरू उदारा 44 गेंदों में 27 रन। मानव सुथार ने क्या तगड़ा बॉलिंग करी भाई, क्या तगड़ा कमबैक करा था। उसके पहले चांदीमल आउट हो चुके थे 16 गेंदों में 4 रन बना करके, इनको भी मानव सुथार ने आउट किया था। उसके अलावा कमिंदू मेंदिस, इनके जो सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, वो कुछ खास नहीं कर पाए और 25 गेंदों में 14 रन बना करके चलते बने थे। उसके अलावा धनंजय डिसिल्वा को रविंद्र जडेजा ने भेज दिया था। 41 गेंदों में 21 रन बना करके आउट हुए, जिसमें 4 चौके लगाए थे। उसके अलावा सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के बीच में एक तगड़ी पार्टनरशिप हुई। सोनल ने 168 गेंदों में 100 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। देखो किस तरीके की बल्लेबाजी, किस पेशेंस के साथ इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करी है कि आराम आराम से टाइम लेकर के सिंगल डबल खेल करके
प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाज, लेकिन फिर भी वो बार बार प्रेशर रिलीज करके अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करी दोनों बल्लेबाजों ने और एक तगड़ा पार्टनरशिप करा वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। डिकवेला 115 गेंदों में 80 रन 7 चौके लगाए। उसके नीचे केसारा 18 गेंदों में मात्र 2 रन बना पाए। प्रभात जयसूर्या जो कि 30 रनों की पार्टनरशिप करी सोनल के साथ, 43 गेंदों में मात्र 10 रन बनाया, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी करी और वहां से फॉलो ऑन हुआ, बचा गए थे। उसके बाद लाहिरू कुमारा 5 गेंदों में 10 रन 1 चौका और 1 छक्का, अगली गेंद पे स्टंप आउट करवा दिया था मानव सुथार ने। अब बात कर लेते हैं इंडियन गेंदबाजी। तो मोहम्मद सिराज 9 ओवर 3 मिडन 29 रन 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 14 ओवर 47 रन 1 विकेट, मानव सुथार 21.4 ओवर 76 रन 4 विकेट, कुलदीप यादव 14 ओवर 65 रन 1 विकेट और रविंद्र जडेजा 21 ओवर 5 मेडन 57 रन और 3 विकेट। ये रहा कुल लेखा जोखा। अब आपको बता देता हूँ विकेट इनके कैसे कैसे गिरे। पहला 0 पे गिरा था फर्नांडो का, चांदीमल का गिरा 27 रन पे दूसरा विकेट, तीसरा विकेट उदारा का गिरा था 53 पे, चौथा कमिंदू का 59 पे गिरा था, डिसिल्वा का 90 पे पांचवा गिरा था। उसके बाद एक तगड़ी पार्टनरशिप हुई भाई साहब, 146 रनों की पार्टनरशिप हुई वहां पे डिकवेला और सोनल के बीच में, जो 236 पे छठा विकेट गिरा। उसके अलावा 7वां विकेट गिरा केसारा का, 8वां विकेट 243 पे, 8वां प्रभात जयसूर्या का गिरा 274 पे, 9वां सोनल का भी गिरा। शतक बनाने के तुरंत बाद ही सोनल भी आउट हो गया, 9वां विकेट गिरा 274 पे और लाहिरू का 10वां विकेट गिरा 284 पे। ये रही लेखा जोखा। टोटल उधर से देखें तो 3 पार्टनरशिप ऐसे लगे हैं जो थोड़ा सा ढंग के हैं। एक डिसूजा और दिनुसा और धनंजय डिसिल्वा के बीच में लगी 60 गेंदों में 31 रनों की। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो लगी वो सोनल दिनुसा और निरोशन डिकवेला के बीच में 213 गेंदों में 146 रनों की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद लगी फिर सोनल और प्रभात जयसूर्या के बीच में 67 गेंदों में 31 रनों की पार्टनरशिप लगी। ये रहा लेखा जोखा। आपको बता दूं पहले सेशन में 28.4 ओवर गेंदबाजी हुई थी, जिसमें 101 रन बने और 6 विकेट गिरे, जिसमें 2 रन बने थे इंडिया के और 1 विकेट गिरा था इंडिया का। रन रेट उस सेशन का रहा था 3.22। तो इंडिया ने पूरा का पूरा पहला सेशन डोमिनेट करा था और श्रीलंका को बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया था। लेकिन सेशन के एंड होते होते सोनल और डिकवेला दोनों आए बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद सेकंड सेशन में जिस तरीके का डोमिनेंस उन्होंने किया, वो हो भाई साहब कमाल का डोमिनेशन था। 29 ओवर में अपना विकेट नहीं गंवाया, 116 रन बनाए, 4 के रन रेट से रन बनाया। भाई साहब तगड़ी बल्लेबाजी करी दोनों बल्लेबाजों ने। पहले सेशन में इंडिया के दबदबा के बावजूद, इंडिया के दबाव के बावजूद, इंडिया जहां फ्रंट सीट पे ड्राइव कर रही थी, ऐसा लग रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 के अंदर ऑल आउट करके इंडिया फॉलो ऑन दे देगी, जैसा 2017 में हुआ था कि 600 रन बना करके इंडिया श्रीलंका को फॉलो ऑन दे करके मैच जीत गई थी, 364 रनों से मैच जीत गई थी। तो उस तरीके का डोमिनेंस लग रहा था इंडिया का पहले सेशन में। लेकिन दूसरे सेशन में श्रीलंकन बल्लेबाजों ने कमबैक करी और काफ़ी तगड़ी तरीके से बैटिंग करी दोनों ने। और दूसरे सेशन में दोनों ने बनाए, सेकंड सेशन में 72 रन डिकवेला ने बनाए थे और 62 रन सोनल ने बनाए थे। थर्ड सेशन की बात आ जाते हैं। थर्ड सेशन में 23 ओवर गेंदबाजी हुई, 70 रन बने और 5 विकेट फिर इंडियन गेंदबाजों ने वहाँ पर कमबैक करी और फिर धड़ाधड़ श्रीलंकन गेंदबाजों का डब्बा पैक कर दिया। डब्बा पैक करके उन्हें घर भेज दिया और वहीं पर सेशन की समाप्ति हो गई। अब इंडिया के पास यहाँ से 178 रनों की लीड है। अब इंडिया के पास आपको क्या लगता है, इंडिया के पास मौका है कितना इंडिया यहाँ से बना सकती है? इंडिया को मिनिमम यहाँ से 200 से 250 रन बनाने होंगे। लेकिन श्रीलंका की जो स्पिन अटैक है, जिस तरीके से पिछले सेशन में उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट करी थी, प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट निकाला था और केसारा ने 3 विकेट निकाला था। तो इन दोनों स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं डिग्री ऑफ टर्न पहले दिन के मुकाबले आज तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा था। 4.2 डिग्री का टर्न मिल रहा था स्पिनरों को। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का पिच में बदलाव हुआ है बारिश के बाद, जो बदलाव हुआ है। क्योंकि दूसरे दिन जो श्रीलंकन गेंदबाजों ने 8 विकेटें झटकी, 7 विकेटें जो झटकी श्रीलंकन गेंदबाजों ने, वो स्पिनर्स ने झटकी और स्पिनर्स को इसमें मदद मिली विकेट लेने में बारिश की वजह से। आज भी वैसे वेदर बन रहे थे, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश भी नहीं आई और बढ़िया से आज का खेल समाप्त हुआ। कल का खेल देखते हैं इंडिया क्या करती है। कल आई थिंक मेरे को लगता है कि कल पूरे दिन बल्लेबाजी करे इंडिया और फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाए परसों, यानी कि 5वें दिन। हाँ, आज तीसरा है ना, कल चौथा दिन है, परसों 5वें दिन। या तो कल पहला सेशन, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन आधा बल्लेबाजी करके जाए इंडिया और कम से कम 250 से 300 रन बोर्ड पे और ऐड करे, तो यहाँ से 478, 480, 490 एक अच्छा टोटल होगा। 400 प्लस का जो भी टोटल होगा श्रीलंका के चेज के लिए, वो श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा।
क्योंकि जब भी आप श्रीलंका को बल्लेबाजी दोगे तो सेशन रेस्ट करके और तुरंत नेक्स्ट सेशन स्टार्टिंग में बल्लेबाजी नहीं देनी है। नेक्स्ट सेशन में कम से कम 4 से 5 ओवर खेलना है, ताकि मेंटली प्रेशर बने कि यार कब ये लोग डिक्लेयर करेंगे, फिर कब हम बल्लेबाजी करने आएंगे। फिर उस हड़बड़ी के चक्कर में जिस तरीके से श्रीलंका आज पहले सेशन में अपनी 5 विकेट गंवाई है, वैसे ही हो सकता है कि अगले सेशन में चेज करते टाइम पे वो अपनी विकेट गंवा जाए, क्योंकि अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि 178 रन की ऑलरेडी लीड है, तो वो साला ड्रॉ की तरफ जाएंगे, वो ड्रॉ की तरफ ध्यान देंगे, ड्रॉ की तरफ जाएंगे, ड्रॉ खेलने के लिए जाएंगे। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंडिया को अपना डोमिनेट करना होगा। डोमिनेट करके जिस तरीके की गेंदबाजी करने की मतलब जिस तरीके की गेंदबाजी आज देखने को मिली, वो गेंदबाजी वापस से इंडिया को एक बार और दिखाना होगा, तब जाके इंडिया इस ग्राउंड में अपना ये मैच 2017 के बाद जीत सकती है। वैसे एक और पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था आप लोगों से। गेंदबाजी करते टाइम आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मोहम्मद सिराज बहुत ज़्यादा थक जा रहा था। मोहम्मद सिराज थक जा रहा था ना बहुत ज़्यादा। ये उम्र का है, मोहम्मद सिराज की उम्र कितनी हुई है? अभी मात्र 32 साल का है यार। जिस एज में आई थिंक मोहम्मद शमी 33-34 साल का है, भुवनेश्वर कुमार भी उसी एज के आसपास का है। फिर देखो वो थक नहीं रहा था। बेसिकली हो क्या रहा था, कंडीशन जो है श्रीलंका की वो ह्यूमिडिटी वाला है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, क्योंकि चारों तरफ से उसके समुद्रों से घिरा हुआ है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और ह्यूमिडिटी में फास्ट बॉलर को दूर से भाग के आना, गेंद को फेंकना, अपनी पूरी ताकत लगाना, 140 की स्पीड को टच करना, तो उसमें मेहनत लगता है। तो बंदे को थकान होती है। ह्यूमिडिटी जब होता है, पसीने आते हैं शरीर में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो अपने इंडिया के गेंदबाज थे, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या मोहम्मद सिराज हो गए, इन लोगों के चेहरे पे थोड़े बहुत दिख रहे थे। खैर चलो बढ़िया हुआ। इंडिया जो एक टाइम पे लग रहा था कि श्रीलंका 350-400 के आसपास तक जा सकती है, उसको वापस से खींच करके अपने मुट्ठी में इस गेम को लेकर के आया और इंडिया इस गेम में ड्राइविंग सीट पे है। एक चीज़ देख करके बहुत दुख लगी यार, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे दोनों भाई कमेंट्री में थे, और दोनों की कमेंट्री भाई मैं सुन रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो टेक्निक पे बात कर रहे थे। बाकी कमेंटेटरों की तरह मेरे चाची को मूछे होता तो मैं उसको चाचा नहीं कहता, इस तरीके की बकचोदी वो लोग नहीं कर रहे थे। वो टेक्निक्स पे बात कर रहे थे, किस तरीके से फील्डिंग लगाना चाहिए शुभमन गिल को। ये सारी चीज़ें देख करके अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो सीनियर खिलाड़ी हैं, ये चीज़ें वो प्रेफर कर रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है। शुभमन गिल को यहाँ ऐसी फील्डिंग लगानी चाहिए थी, ये बॉलर का यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख पता है किस बात का हुआ कि ये दोनों लेजेंडरी गाबा में 32 सालों बाद इंडिया जीती, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के दम पे जीती थी। उस मैच में अजिंक्य रहाणे टीम का कैप्टन था। फेयरवेल मैच अजिंक्य रहाणे को भी नहीं मिला। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे दीवार माना जाता था राहुल द्रविड़ की तरह, उसको भी उस तरीके का फेयरवेल मैच नहीं मिला। ये चीज़ें थोड़ी सी दुखद रही। खैर अब क्या ही कह सकते हैं, अगर मगर के टोले को और गौती भाई के टोले को कुछ नहीं कहा जा सकता है। ले दे करके टीम इंडिया इस मैच में अब फ्रंट सीट पे आ गई है, ड्राइविंग सीट पे है। अब आशा करते हैं कि इंडिया इस मैच को जीते। 5वें दिन सेकेंड सेशन की समाप्ति तक जाते जाते मुझे लगता है कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। और जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने अपनाई थी कि आज सुबह बल्लेबाजी करवाएंगे, 4-5-7 गेंदे या 2-3-4 ओवर, जितने भी ओवर बल्लेबाजी कर सकती थी टीम इंडिया, उतना करवाया, जिसका फ़ायदा मिला। वही चीज़ें इंडिया को 4th इनिंग में भी फॉलो करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो में कोई सजेशन है वो भी आप डालिएगा। हमने मेल आईडी भी अपनी दे रखी है, मेल आईडी पे आप अपना सजेशन भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।